गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और सम्यक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले मुगल शासन। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास संबंधित दूसरा टॉपिक होता है। पहला टॉपिक आता है आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और उसके बाद आता है मुगल साम्राज्य, ठीक। उसके बाद हम आधुनिक भारत में प्रवेश कर लेते हैं, ठीक, जब अंग्रेज आ जाते हैं। तो अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें या मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो ये 1206 से शुरू होता है तो 1526 तक चलता है, ठीक। इसमें ये पहला पार्ट जो आता है 1206 से 1526, दूसरा पार्ट आता है 1526 से 1757 तक हम मान सकते हैं। वास्तविक रूप से 64 तक चलता है, ठीक। पहले आते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 और मुगल काल का समय आता है 1526 से 1757 या 64 तक, मतलब 1206 से 1764 तक मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में दूसरा टॉपिक जो आता है वो है मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन होता है या स्थापना किसने की और स्थापना कैसे होती है, तो उसके पीछे एक रोचक कहानी है, बाबर, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक कौन है, तो बाबर है। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का पहला शासक होता है। वैसे तो बाबर किराए से लाया जाता है युद्ध करने के लिए, ठीक, वो पूरी कहानी हम देखेंगे, किंतु उसकी जो मंशा थी बाद में क्या हो जाती है, राज करने के लिए परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें पहले होता क्या है कि देखिए, पहले तो बाबर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम पानीपत का युद्ध जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक या स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बाबर के बारे में देखें कि बाबर है कौन, आया कैसे, किस प्रकार से उसको बुलाया। तो बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ये कहाँ का शासक था, तो फरगना का। अगर पूछे कि बाबर कहाँ का है तो फरगना का है, ठीक है। ये अपन मध्य एशिया की बात कर रहे हैं। फिर बाबर जो है पितृपक्ष की तरफ से, मतलब उसके पिता की तरफ से, और तैमूर है ना, पिता की ओर से तैमूर लंग जो भारत में आया था उसका 5वां पीढ़ी भी है ना, उसकी कौन सी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी। और माता पक्ष मतलब माता की ओर से चंगेज खां का 15वां पीढ़ी का वंशज था। माता के जो चंगेज खान थे, तो चंगेज खान की जो पत्नी थी, है ना, मतलब चंगेज खान की जो पुत्र, या हम बात करें जिसकी माता जो थी बाबर की, वो किसके वंशज से थी, चंगेज खान से, ठीक। तो इस ओर से बात करें कि माता पक्ष से 15वां स्थान था, वंशज था वो। और पिता की बात करें तो पिता में कौन था, तैमूर लंग, ठीक। तो तैमूर लंग के वंशज थे ये, ठीक। तो वो 5वां पीढ़ी था तैमूर, अपना बाबर, तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी और चंगेज खां की 15वीं पीढ़ी, याद रखना है, ठीक। पंद्रह 1504 में बाबुल है ना, 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। फरगना पर गद्दी पर बैठने के बाद 1494 में गद्दी पर बैठने के बाद वो धीरे धीरे इधर की ओर आता है ना, पूर्व की ओर आता है। तो काबुल पर किसने कब अधिकार कर लिया, तो 1504 में, ठीक। अभी तक ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए लेकिन संभावना है, ठीक है। तो हमें पहले प्रिपेयर करके रखना है। अगला, बाबर है ना का भारत की तरफ रुख करने का कारण जो था, अब ये आया क्यों था, मतलब ये फरगाना तक तो था, फिर धीरे धीरे काबुल की ओर से फिर धीरे धीरे भारत की ओर आ रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो उसका मुख्य कारण था ओटोमान साम्राज्य के द्वारा, है ना, जो ओटोमान साम्राज्य था, ठीक है, उसकी
स्थापना करने या उस और वो भी शासन करने के लिए आ रहा था। तो ओटोमान साम्राज्य के द्वारा सफावी शासकों की पराजय तथा उज़्बेकों द्वारा ट्रांस ऑक्सिसियाना क्षेत्र पर अपना अधिकार या नियंत्रण कर लेना था, जिससे बाबर की सेना को मजबूत भारत की तरफ रुख करना पड़ा, है ना। मजबूर होकर उसको भारत की ओर रुख करना पड़ा। क्यों? उसको सेना को मजबूत करना था। वो फायदा उठाया किसने? जब यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य की बात करें तो सफावी शासकों की पराजय हो रही थी, ठीक। उज़्बेक, है ना, सफावी और उज़्बेकों द्वारा ट्रांस ऑक्सियाना ये क्षेत्र है, ये भी मध्य भारत वाले एरिया में आएगा। अगर हम बात करेंगे, ये भारत है तो ये वाला एरिया से आते हैं, है ना, अफगान से लेकर वो धीरे धीरे इस साइड की ओर आता है, ठीक है, ठीक, पर नियंत्रण कर लेना, जिससे बाबर की सेना को मजबूरन भारत की तरफ रुख करना पड़ा, ठीक। ये खबर पता चलती है। आगे हम देखेंगे इब्राहिम लोदी, है ना, उस समय मुगल दिल्ली का सुल्तान था, है ना। लोदी वंश का अंतिम शासक तो हम बात करें तो इब्राहिम लोदी होता है, ठीक, ठीक है। रुख करना पड़ा। काबुल की सीमित आय तथा तैमूर से प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था? तैमूर से प्रतिस्पर्धा करना और उसकी आय को बढ़ाना, क्योंकि इसकी आय क्या थी? सीमित थी। अब सेना को मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले पैसे होना चाहिए, है ना, तब जाके अच्छी सेना तैयार कर सकता है। और दूसरा क्या था? तैमूर से प्रतिस्पर्धा भी चल रही थी। दूसरा, बाबर को पंजाब के सूबेदारों दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा हुआ करते थे, है ना। अब बात करें कि बाबर को भारत क्यों बुलाया गया, है ना, और उसने इब्राहिम लोदी से युद्ध क्यों लड़ा, ठीक। तो इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे कौन कौन? दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, ये IMP हैं, है ना। इब्राहिम लोदी के चाचा, और इब्राहिम लोदी कौन था? तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था, ठीक, सुल्तान, है ना, चाचा था। अब इनके साथ किसने सहयोग किया था? राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। मतलब ये तीनों लोग गए, कौन कौन? दौलत खां और आलम खां लोदी और राणा सांगा, ये तीनों मिलकर बाबर के पास गए, उसको कहा, ठीक है, कि हम आपको कुछ पैसे देंगे या रुपए देंगे, जिसके एवज में आपको इब्राहिम लोदी से युद्ध करना है, ठीक, और उसको परास्त करना है, और उसके बाद हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। ये मतलब वहाँ पर तय हुआ था, ठीक। लेकिन जैसा तय हुआ था वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो पानीपत के युद्ध के पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था उसने, है ना, बाबर ने। मतलब ये युद्ध हुआ था। अब ये सीधा दिल्ली के सुल्तान से था, सीधा से सीधा, ठीक है, जहाँ से पूरा भारत सर्कुलेट होता था, है ना, राज्य किया जाता था। दिल्ली उस समय सबसे बड़ा शासन हुआ करता था। जिस व्यक्ति ने दिल्ली पर शासन कर लिया, ठीक है, ऐसा माना जाता पूरा भारत पर उसका शासन है, ठीक। दिल्ली की गद्दी सबसे बड़ी थी। तो इसके पहले अगर पूछे कि कितनी बार आक्रमण किया था उसने, ठीक है, पंजाब वाले प्रांत से हम बात करते, सीधा दिल्ली का आकर नहीं, है ना, उधर वाले एरिया पर वो उनसे लड़ता था। क्या करता था? लूटता था, ठीक है, धन। अब अगर इसके पहले पूछो तो 4 बार आक्रमण कर चुका था। किंतु अगला युद्ध होता है 1526 में, 21 अप्रैल, है ना, ये दिया है पानीपत का पहला युद्ध। वैसे तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, है ना। पहला कब हुआ है? 21 अप्रैल, डेट याद रखना आपको, 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से आता है कि बाबर महज 5000 सेना लेकर आता है, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक सेना, लगभग 2 लाख तक की सेना थी। अब इतनी सी सेना लेकर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया कैसे, ठीक। तो उसने जो व्यू रचना की थी, पानीपत वाला जो मैदान था, ठीक है, हम मान के चल दें ये पानीपत वाला मैदान है, ठीक।
अब एक तरफ से खाई है ना, और दूसरी तरफ से नदी, काली नदी है ना, कांटे उगटे है ना, दोनों तरफ से मतलब जाने के रास्ता नहीं था, सीधा आमने सामने की लड़ाई थी, इधर से और इधर से। ठीक, पानीपत से क्योंकि वो बाहर से आया था तो इस साइड से आएगा, वो दिल्ली वाले इधर से। ठीक है, अब उसमें एक था कि पानीपत जो ऊपर से आता था, ठीक, तो वो क्षेत्र कैसा था, ऐसा ऊंचा हुआ होता था। अब ऊपर से कोई आ रहा है और यहाँ नीचे, तो दिल्ली वाले नीचे रहते थे हमेशा, पानीपत ऊपर जो आने वाले थे विदेशी वो क्या होते थे, हमेशा ऊपर वाले स्थान पर थे। एक तो ये कारण था। ठीक, अपन बात करें कि उसने युद्ध कैसे जीता, केवल महज 5000 सेनाओं को लेकर। ठीक, उसने इस युद्ध की जो रचना की, व्यूह रचना, जिसे तुलगामा पद्धति कहते हैं। ठीक है, उसने किस रचना की व्यूह रचना, तो उस रचना को कहा जाता है तुलगामा पद्धति। उसने क्या किया, सबसे पहले आगे की ओर, ठीक है, बेल वाले तुर्रे जो आते हैं ना, बेलों के ऊपर रखते हैं अपन, बिना बेलों के बैलगाड़ी रहता है ना बिना बेलों का, ठीक है, जो तुर्रे रखते हैं वो रख दिए साइड से। ठीक, आमने सामने से इधर से भी और इधर से भी तीरंदाज रख दिए साइड से। ठीक, तीरंदाज। ठीक है, उसके बाद हाथियों की सेना या सामने खड़ी कर दी, फिर घोड़ों की सेना है ना, और इधर से पैदल सेना भी उसने बिछा के रखी थी, और अंतिम में वो बैठा था गद्दी पर, ठीक है, सिंहासन पर, और उसके आसपास उसके संरक्षक थे। ठीक है, सुरक्षा कवच बना के रखा। अब यहाँ से जो सेना आती थी है ना, और उसने एक चीज़ और की थी, सबसे पहले बारूद वाले तोपों का, भारत में अगर तोप का उपयोग पहले बार किसने किया बारूद का, तो किया था बाबर ने। अब इनके पास तोपें हैं, ठीक है, तोपों से गोला निकल रहे हैं और इनके पास तीर हैं, तो मुकाबला कौन जीत पाएगा, जिनके पास तोप हैं। ठीक, अब ये सेना लड़ रही है, यहाँ तक आ रही है, तोप फेंक रहे सीधा। ठीक, और जैसे ही इनके घोड़े सेना आगे थी तो यहाँ पर अटक जाते हैं तुर्रों में, उसके बाद हाथियों से कुचल दिया जाता है, बाकी बच जाते तो घोड़े वाले और जो पैदल थे वो उन्हें परास्त कर देते हैं, और अंतिम समय में बाबर खुद इब्राहिम लोदी को समाप्त कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से बाबर इस युद्ध को रणनीति के तहत, मतलब उसके पास बल नहीं था किंतु क्या था, दिमाग था। ठीक है, तो उसने बुद्धि का उपयोग करके इतनी बड़ी सेनाओं को परास्त कर दिया। ठीक, अब जब उसने देखा कि मैंने अकेले ने इतनी बड़ी सेनाओं को परास्त कर दिया, महज 5000 सैनिक, तो उसका मनोबल बढ़ गया। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, बोले जब मैं दिल्ली के सुल्तान को हरा सकता हूँ तो बाकी लोगों को मैं गद्दी क्यों दूँ, भाई होगा ना ऐसे ही। तो उसने क्या कर दिया, स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है, स्वयं बैठ जाता है। अब दौलत खां और आलम खां लोधी और राणा सांगा ये बचे, अब इनसे भी तो लड़ना पड़ेगा, तो 3 युद्ध और होते हैं। ठीक है, खानवा का युद्ध और चंदेरी और घाघर का युद्ध, या घाघरा है ना, घाघर का युद्ध, ये 3 युद्ध लड़े जाते हैं, और अंतिम लगभग इसका कार्यकाल 4 साल चलता है, 1526 से 1530। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसको, युद्ध भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि युद्ध ने, बाबर ने अपनी किस युद्ध नीति का उपयोग किया था, तो तुलगामा पद्धति का, ठीक, उपयोग उसने किया था। याद रखना है ये वाला पानीपत का युद्ध है ना। देखिए यहाँ पे आ गए, इसने इस युद्ध में तुलगामा पद्धति है ना, गड्ढों को सजाना तथा उस्मानी विधि, ठीक है, एक तो कौन सी थी, तुलगामी थी, दूसरी कौन थी, उस्माना या उस्मानी विधि, रूमी पद्धति, मतलब तोपों को सजाना। मैंने सीधा देसी भाषा में समझाया आपको। ठीक, उसकी दूसरी पद्धति का नाम था उस्मानी विधि या रूमी पद्धति।
ठीक है, ये तोपों को सजाने के मिश्रण का उपयोग किया जाता था। मुख्यतः अभी तक जो पूछा गया है वो तुलगामा पद्धति पूछी गई है। एमपीपीएससी की बात करें तो प्री और मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, आसपास का मैंने बताया ना, उसने ऐसे तुर्रे रख के वो कराए थे आगे वाले एरिया पर, है ना, उसको बता रहा हूँ। ठीक ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे में केवल 5 मुस्लिम शासकों को, है ना, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ तथा विजयनगर का उल्लेख किया है। ठीक, बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबर ने खुद लिखा है। ठीक, अगर वो पूछे कि इसमें किन किन शासकों का उल्लेख किया गया है, तो जो दिल्ली थी, बंगाल थी, मालवा थी, गुजरात और बहमनी दक्षिण भारत में आता है। ठीक, तथा 2 हिंदू शासक, ये तो 5 क्या थे? मुसलमान थे, जिसका बाबर की बाबरनामा में उल्लेख किया गया है, और 2 हिंदू। ठीक, मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के थे कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो कृष्णदेव राय थे उनके संबंध में कहा था उन्होंने, ठीक है, कि काफ़ी वीर योद्धा है भारतवर्ष के। हाँ, ठीक है। चल, तो इसमें हम अब बाबर के युद्ध देख लेते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध देखो, तो देख लो वहाँ लड़े गए युद्ध। ठीक, देखो तो पहला तो पानीपत का, है ना, इनसे 4 युद्ध लड़े हैं। काय के लिए इसको पहुंच करना, बुलाओ नहीं था। चलो, तो बाबर द्वारा युद्ध लड़े गए, तो मुख्यतः इनके द्वारा जो है वो 4 युद्ध लड़े गए हैं। ठीक, हम भारत की बात करें, उसके पहले तो उसने बहुत सारे आक्रमण कर चुका है। तो पहला होता है 1526, 21 अप्रैल को देखा पानीपत की का फर्स्ट युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होती है। ये पहला युद्ध था। दूसरा था 1527 खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध किस की मदद है? राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा। ठीक है, क्योंकि इनको इसने धोखा दिया था भाई। देखा ना कि राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां लोधी ने बाबर को बुलाया था। क्योंकि बाबर ने क्या कर दिया? इनको धोखा दे दिया। अब धोखा दे दिया तो वो लोग चुप बैठने से क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया? इससे युद्ध किया। सबसे पहले राणा सांगा ने किया। ठीक, ये राजपूत शासक थे, राणा सांगा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, तो पानीपत की पहले युद्ध के बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 में, राणा सांगा वर्सेस बाबर। इसमें बाबर की विजय हो जाती है, बाबर जीत जाता है, राणा सांगा जान बचाकर भाग जाते हैं। ठीक, तीसरी बात करें 1528, है ना, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय, मेदिनी राय। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की हम बात करें, पढ़ा था ना इतिहास में, मेदिनी राय से युद्ध हुआ था बाबर का, है ना। तो चंदेरी अशोकनगर की बात कर रहे हैं अपन। चंदेरी जो है अशोकनगर में आता है, तो वहाँ के शासक थे, है ना, मेदिनी राय। तो बाबर ने उनको परास्त किया था जब ग्वालियर पर अधिक आक्रमण किया था। तो ठीक है, 1528 में। ठीक, चौथा युद्ध घाघर या घाघरा, घाघर का युद्ध, है ना, 1529। ठीक, ये तीसरा युद्ध आएगा, है ना। हाँ, ये चौथा, आप इसको मिलाकर, है ना। पानीपत को छोड़ के
हाँ, अफगानों के साथ जो होता है ना, पीकर, ठीक है, घाघर का जो युद्ध होता है वो 1526, 27, 28, 29 में होगा ना, 1529, ठीक। ये होता है अफगानों वर्सेस बाबर, अफगान वर्सेस बाबर, ठीक है। इस युद्ध को बाबर जीत जाता है, ठीक है। लेकिन 1530 में अफगानों के द्वारा ही, जो कबीलाई होते हैं उनके द्वारा ही बाबर के हत्या कर दी जाती है, 1530, ठीक, बाबर की मृत्यु। ठीक है, ठीक है। बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो काबुल, है ना। बाबर की जो कहाँ दफनाया गया था? तो काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि ये लौटते हुए ही उसकी हत्या होती है, ठीक है। अफगानों का जो मतलब ये पहला तो उसने दबा दिया था, युद्ध जीत लिया था, दूसरी बार जब होता है तो उसमें बाबर की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो याद रखना है 1526 से लेकर 1530 तक होता है, 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाबर का बेटा हुमायूं आता है, ठीक है। ठीक, बाबर, अब अगला क्वेश्चन बनता है बाबर से ही, है ना। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में एक बाग लगवाया है जिसे नूर अफगान, आधुनिक आराम बाग कहा जाता है, ठीक है। तो पहले भारत में बाग पद्धति, ठीक है, जो गार्डन टाइप से हम देखते हैं ना, घर के आगे या गार्डन जो लगाता है, सबसे पहले इसमें शुरुआत की थी तो किसने की थी? बाबर ने, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? नूर अफगान। ये वर्तमान में कहाँ है? तो आगरा में है, ठीक है, नूर अफगान, ठीक है। आधुनिक इसका नाम क्या है? आराम बाग। की स्थापना किसने की है? बाबर ने। भारत में पहली बार बाग लगाने की प्रक्रिया किसने की? तो बाबर ने, ठीक। है ना। बाबर की वैसी मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में होती है ना। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, किंतु उसकी इच्छा अनुसार उसके शरीर को काबुल में दफनाया गया, ठीक है। मृत्यु कहाँ होती है? भारत में, आगरा में, लेकिन उसकी दफनाया कहाँ गया? उसको काबुल में। ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु भारत में हुई किंतु उसकी जो कब्र है वो भारत के बाहर है? तो बाबर, काबुल, है ना। काबुल में जाकर एक बाग में दफनाया गया और उसकी कब्र पर कोई गुंबद या आकृति नहीं बनाई गई है। वैसे सामान्यतः जो भी मुगल शासक बने हैं उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, उन पर क्या कर दिया है? एक आकृति या गुंबद बनाया जाता है, ठीक है। इसने सर्वप्रथम सुल्तान, है ना। अब दिल्ली में क्या होता था? अब इसमें देखें, इसने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर, पहले दिल्ली में जो होता था, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वहाँ सुल्तान का पद होता था, ठीक है, 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। मुगल आते हैं, फिर उसके बाद मुगल के बाद आते हैं खिलजी, तुगलक, लोधी और सैयद और लोधी, ये 5 वंश। तो सभी ने क्या था? कौन सा पद था? सुल्तान, है ना। क्या पद था? तो सुल्तान था। किंतु ये क्या कर देता है? सुल्तान पद को समाप्त करके अपने आप को बादशाह घोषित करता है। इसलिए मुगल शासन में जितने भी शासक आए वो क्या कहलाए? मुगल बादशाह कहलाए, वो सुल्तान नहीं थे। दिल्ली में सुल्तान, ठीक है, और मुगल काल जब आता है तो बादशाह। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत में किसने सुल्तान का पद समाप्त किया था और बादशाह का पद शुरू किया? तो बाबर ने, ठीक है। अब इसे भारत में बारूद के सर्वप्रथम उपयोग का श्रेय जाता है। भारत में सर्वप्रथम बारूद, हम जो गोला बारूद देखते हैं, है ना, किसने लाया? तो इसने लाया था, ठीक है।
तोप लेके आया था ये घर से उधर से पहली बार, ठीक। लोग देख के हैरान कि ये क्या है। आपने एक मूवी देखी होगी अभी, वो आई थी अजय देवगन की, मराठा वाली, तानाजी, ठीक है। तो वो एक आता लेके नहीं आता है तोप, नागिन, ठीक। तो ऐसी तोप पहली बार इसने भारत लेके आया था। कौन? बाबर, ठीक है। उसको रिलेट कर दिया, अब याद रहेगा, है ना। बारूद का क्षय जाता है। इसने भारत में गंजीफा ताश खेल, जो हम पत्ते खेलते हैं ना, आप लोग खेलते होगे, है ना? नहीं खेलते। ताश का खेल जो किससे क्या कहता था, गंजीफा, ताश का खेल, इनने सब बिगाड़ दिया भारत को, ठीक है। गंजीफा, ठीक है। जो ताश का खेल खेलते थे उसको क्या कहते थे, गंजीफा। तथा इश्कबाजी, वो वाले लव वाला नहीं चल रहा है ना, कबूतरों का खेल, ठीक है। इश्कबाजी नहीं, इश्कबाजी है वो, बाजी नहीं है, इश्कबाजी, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, कबूतरों का खेल, ठीक है। आपने देखा होगा कबूतरों का खेल खेलते हैं, है ना, की शुरुआत की है। तो बाबर ने क्या क्या किया, तुलगामा पद्धति, रूमी पद्धति, है ना, बाघ पद्धति, बादशाह का पद, हाँ, तोपलाई, है ना, पत्ते खेलना सिखाया, है ना, कबूतर लड़ाए, पत्ते खिलाए, ठीक है। ये किसने कहा, बाबर ने, ठीक। तो ये बाबर ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। अगला टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो हमने देखा बाबर, ठीक है। बाबर जो आता है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। बाबर की मृत्यु 1530 में जब हो जाती है तो उसके बाद जो गद्दी संभालता है दिल्ली की, उसका बेटा आता है हुमायूं, ठीक। तो अभी का जो लेक्चर रहेगा नेक्स्ट वाला वो रहेगा हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं 1530 से 1556 तो नहीं जाता है, 54 के पहले ही इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 54-55 तक उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये कंटिन्यू नहीं रहता है, दर्शाया ऐसा जाता है, बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है 1540 से, ठीक। चलिए, तो बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है, याद रखना है। तो बाबर का उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन हुमायूं, पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं, 1530 में हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा और हिंदुस्तान का बादशाह कहलाया, ठीक। चलिए, तो 1526 की 30 के बाद हम देखते हैं तो हुमायूं भी कुछ युद्ध लड़ता है, है ना, दोराव का युद्ध। हुमायूं का 1200, हम 1532 की बात करें तो दोराहो का युद्ध, महमूद वर्सेस हुमायूं, ठीक है। दोराव का युद्ध 1200-1500, है ना, 32 में होता है, जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है। उसके बाद कई सारे युद्ध लड़ते हैं। तो ये उसका शासनकाल 1939 तक तो बिल्कुल सही तरीके से चलता है ना, सॉरी 1939 नहीं, 1539 तक, है ना, सुचारू रूप से चलता है। कई सारे छोटे मोटे युद्ध होते हैं किंतु वो से जीत जाता है। 1539 में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिससे वो बार बार हार जाता है, ठीक है, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी, तो वो शेरशाह सूरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एक ही वार से, उनके संबंध में कहा जाता है कि उसने एक ही वार से शेर की गर्दन उड़ा दी थी, इसलिए उसका नाम तब से शेरशाह सूरी पड़ा बचपन में ही। 1539 की बात करें तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध होता है। 1539 चौसा का युद्ध, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। हुमायूं क्या हो जाता है, हार जाता है,
हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है 1539 में। ठीक, इस युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े सहित है ना गंगा में कूद पड़ता है। इसके पहले एक है ना हुमायूं और शेरशाह विलग्राम है ना, तो इसमें क्या करता है वो अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है, क्योंकि चौसा जो था वो गंगा नदी के किनारे स्थित, और किश्ती की सहायता से कश्ती की है ना, कश्ती की सहायता से मतलब जहाँ नाव की सहायता से अपनी जान बचाता है ना। हुमायूं ने इस उपहार के बदले में उसे एक दिन का बादशाह बना दिया, भिश्ती। ठीक है, ये मतलब एक सहायक है उसका जो उसकी जान बचाता है, भिश्ती, कश्ती नहीं हो, भिश्ती ही है ना, उसकी सहायता से उसको क्या कर देते हैं एक दिन के लिए बादशाह बना देता है दिल्ली का। ठीक, अब अगला तो चौसा का युद्ध 1539, अपने वो डेट याद रखना है। ठीक है, देखिए कहानी की अगर बात करें तो कौन था, हुमायूं था, हुमायूं और शेरशाह सूरी। युद्ध होता है 1539 में। ठीक, जहाँ होता है उसका नाम क्या था, चौसा। ठीक, शेरशाह सूरी हुमायूं, हुमायूं आगे, शेरशाह सूरी उसको परास्त कर देता है। अब ये अपनी जान बचाने के क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। भाग के कहाँ कूद गया, गंगा नदी में। एक व्यक्ति मिला, भिश्ती। ठीक, उसने क्या कर दिया, उसको बचाया। ठीक है, और उसको बचाने के उपहार स्वरूप हुमायूं ने क्या कर दिया, उसको एक दिन का बादशाह बना दिया। ये स्टोरी सेट हो गई। ठीक, भूल गए। चलो अगला 1540। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट होता है 1540 बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, दूसरा इन्हीं दोनों के मध्य होता है। अब वो जान बचाकर भागा था तो उसे लगा था कि चलो इस बार तो अपन उसे परास्त कर देंगे। तो 1540 में क्या होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। क्वेश्चन बनेगा कैसे, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध या कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था, किसके मध्य हुआ था, पहला क्वेश्चन। या बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, कब हुआ था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, लाइन वही है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, वो किसी भी प्रकार से तोड़ मोड़ सकता है। या 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य किस जगह पर युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या कहलाया। समझ रहे आप, प्रवृत्ति एग्जामिनर की क्वेश्चन को चेंज कर देता है, आंकड़े वही रहते हैं है ना, आगे पीछे घुमा देता है। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी क्या होता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं पुनः की तरह पराजय हुई और शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर लिया। इस बार हुमायूं को छोड़ता नहीं है, मतलब उसकी हत्या तो नहीं करते हैं, लेकिन इस बार पुनः की तरह हुमायूं क्या करता है, भागकर चला जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान वाले एरिया में हम देखेंगे वो अपने एक मित्र के यहाँ शरण लेता है। अगर आप बाबर देखेंगे तो आपको समझ में, अकबर मूवी है, अगर वो देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। ठीक, ठीक है। तो जब 1540 का निर्णायक युद्ध था, कौन सा, कन्नौज या बिलग्राम। अब दिल्ली का सुल्तान मुगल साम्राज्य से नहीं था, है ना, बादशाह जो था वो मुगल साम्राज्य वाला नहीं था, दूसरा आ जाता है बीच में, शेरशाह, है ना, हिंदुस्तान के तख्त पर, मतलब वो बादशाह बन जाता है। लेकिन वो मुगल नहीं चलाता है, वो क्या चलाता है, सूर्य वंश। कौन सा वंश चलाता है, सूर्य वंश। तो बीच में एक इंटरवल आता है, ठीक, वैसा कुछ समय के लिए सूर्य वंश आ जाता है, लगभग 14 साल, है ना। ठीक, सूर्य वंश का संस्थापक दिल्ली, ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पर सूर्य वंश की स्थापना की, तो शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी काफ़ी निडर व्यक्ति था, है ना, शासक था और महान शासक कहलाता है, जिसने हुमायूं को भागने पर मजबूर कर दिया। और सूर्य वंश की, हाँ, है ना, जीटी रोड बनाता है ना, अगर देखेंगे पूरा का पूरा। ठीक, अब हुमायूं की पिक्चर 14 साल तक यहाँ रिलीज नहीं होगी। ठीक है, वो क्या करता है, अंडरग्राउंड रहता है, क्योंकि उसके पास छोटा बालक होता है ना, वो अपने जब मित्र के आ जाता है तो वहीं पर अकबर का जन्म होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, है ना। चलिए पहले यहाँ हुमायूं को ख़त्म कर देते हैं अपन, मतलब इसको समाप्त करते हैं इस टॉपिक को, हुमायूं वाले को, और फिर शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। अब वापस आता है हुमायूं, है ना। हुमायूं वापस कब आता है? 1555 में। तक हिंदुस्तान से 12 इराक के ठीक है, हिंदुस्तान के बाहर इराक के सफावी शासक के दरबार में वो निर्वासित जीवन जीने के लिए, है ना, हो जाता है। 1555 में जब आता है तो मुग़ल जो होता है वो अफ़गानों के सहयोग से, है ना। 1555 ईस्वी में मुग़लों और अफ़गानों के मध्य सरहिंद, है ना, का युद्ध होता है। क्या बोलते हैं उसको? सरहिंद का युद्ध, 1555। अब शेरशाह सूरी तो नहीं रहता है, शेरशाह सूरी 1545 में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तोप से फटकर, ठीक है, तोप उल्टी फट जाती है और शेरशाह सूरी सीधे हो जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो उनकी मृत्यु 1545 में, 44 से 45 में हो जाती है, किंतु अगले वंश जो शासक थे वो चलाते हैं वहाँ तक। अब अफगान थे वो, है ना, उनके मध्य फिर युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। नाम क्या है? 1555 सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में अफगानी सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी, कौन करता है? सिकंदर सूरी, तथा मुगलों सेना का जो नेतृत्व करता है वो बैरम का, ठीक है। इनका सेनापति था मुगलों का, हुमायूं का सेनापति था बैरम का, जो आगे चलकर अकबर का संरक्षक बनता है जब तक अकबर बालिग नहीं हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं, ठीक है। हुमायूं से कौन लड़ता है? बैरम खां, मुगलों से, ठीक। और युद्ध कौन जीत जाते हैं? मुगल जीत जाते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। इस युद्ध में अफगान बुरी तरह पराजित होते हैं और हुमायूं पुनः दिल्ली पर, है ना, बैठ जाता है, ठीक। अब लेकिन दिल्ली शासन पर बैठने के बाद भी हुमायूं की मृत्यु ही हो जाती सीढ़ियों से गिरकर, ठीक है। दिल्ली में एक वो पुस्तकालय बनाता है ना, और उस पुस्तकालय से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के संबंध में कहा जाता है कि ज़िंदगी भर लड़ता हुआ, लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। ये किसके संबंध में कहा गया है? तो हुमायूं के संबंध में कहा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, किंतु एक वर्ष बाद ही 1556 में दिल्ली में स्थित दिन ए पनाह, ये क्या है? पुस्तकालय, दिन ए पनाह स्थान पर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। दिल्ली में एक पुस्तकालय का निर्माण इसी ने करवाया था, दिन ए पनाह 1534 में कराया था, स्वयं यही कराता है और उसी से गिरकर वो मर जाता है, ठीक। उसके बाद फिर अकबर, ठीक है, सिंहासन पर बैठता है, किंतु कुछ सालों तक जो हमने पढ़ा था, कौन था? बैरम खां, ठीक है, उसके नेतृत्व में वो शासन करता है। हाँ, ठीक। देखिए, और वह न तो एक अच्छा सेना नायक था और न ही अच्छा प्रशासक, कौन? हुमायूं, किंतु वह आशावादी और लगनशील व्यक्ति था, हुमायूं, ठीक है। चलिए, हुमायूं का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बीच में जो आया था 14 साल के लिए सूर्यवंश, वो देखते हैं। ठीक है, एक ही लेक्चर में आपका पूरा का पूरा मुगल कवर करा दूंगा। चलिए, जो टॉपिक है आज का नया वाला टॉपिक है शेरशाह सूरी या सूर्यवंश की बात करें, ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है, ठीक। 1540 से 1554-55 तक, है ना, आता है।
और शेरशाह सूरी का कार्यकाल बात करें तो 1540 से 1545 तक। लेकिन शेरशाह सूरी ने क्या क्या काम किए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर का पेपर देखोगे आप 17 का, है ना, 18-19 का देखेंगे, 20 में तो नहीं आया इससे, उसमें आया था कि इनके बाद अगला शासक कौन बना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूर्यवंश, तो सूर्यवंश के संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को परास्त कर सूर्यवंश की स्थापना की और दिल्ली का बादशाह बनता है। इसके बचपन का नाम फरीद था। ठीक, अब जो आईएमपी क्वेश्चन है सूर्यवंश से या शेरशाह, तो उसके बचपन का नाम था फरीद। एक शेर को मारने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? शेर खां पड़ जाता है। क्योंकि सूर्यवंश की स्थापना करता है तो वो शेरशाह सूरी हो जाता है। वैसे क्या था? शेर खां। ठीक, आगे हम देखेंगे। (1539) में, ठीक है, जो युद्ध हुए थे हमने देखा कि 1539 में चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। दूसरा युद्ध होता है 1540 में, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक, और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है और शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। पहले कहा था शेर खां, लेकिन जब वो शासक बन जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है, तो क्या बोलता है? उपाधि धारण करता है शेरशाह सूरी। ठीक है, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। क्या कराता है? खुतबा पढ़ाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक, सूर्यवंश के किस शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद अपने नाम का खुतबा पढ़ा है? तो शेरशाह सूरी। ठीक, 1540 में विजय के बाद सिंहासन पर बैठता है और सूर्यवंश की, है ना, कौन सा वंश? सूर्यवंश या सूर्यवंश की स्थापना करता है। चलिए, अब 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान एक बारूद के विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है ना। क्या होता है? तो तोप फट जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी को कोई मारता नहीं है ना, वो स्वयं बारूद जो फट जाता है, तोप का गोला आगे लगाता है किंतु पीछे से फट जाता है, जिसके कारण ये भी उड़ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब शेरशाह सूरी ने कुछ शासन काल में निम्नलिखित कार्य किए थे, वो कार्य भी देख लेते कि उसने क्या क्या काम किए थे। ठीक, पहला तो किया था मुद्रा सुधार, है ना, पैसा। पहला काम क्या किया इसने? मुद्रा सुधार। इसने पुराने घसे पीटे तथा मिलावटी सिक्कों के स्थान पर स्वर्ण और चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, क्या चलाया? स्वर्ण और चांदी के सिक्के चलाए। ठीक, पहले कैसे थे? घिसे पिटे, वो पुराने थे, उनको बंद करा दिया। ठीक, और तांबे के प्रमाणित सिक्कों का प्रचलन हुआ, सोना, चांदी और तांबे। चांदी का रुपया ही बाद में मुगल का, ब्रिटिश, है ना, चांदी का जो रुपया था वो बाद में क्या हुआ? मुगल का हो गया रुपया, ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। ठीक है, और सांकेतिक मुद्रा की बात करें, सबसे पहले MBT शुरुआत करता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, उसके द्वारा शुरुआत की जाती है। ठीक, और आगे देखते हैं। ये दिख नहीं रहा है? ठीक है, समय लग रहा है मेरे को। चलो, और क्या काम करता है? पहला तो मुद्रा का सुधार करता है। ठीक है, जो घुसा पिटा पुराना था उसको चेंज करके सोना, चांदी और तांबे का लाता है। ठीक है, जो आगे चलकर मुगल और ब्रिटिश काल में रुपए का जो बनता है उसका आधार बनता है। अगला कहते हैं भू स्वराज या भू राजस्व का सुधार करता है, जो टैक्स की बात करते हैं। तो इसने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई, मतलब भूमि मापने की विधि सबसे पहले इसने लाई, है ना। मापने के लिए सिकंदरी गज तथा सन की दंडी का उपयोग किया गया। एक गजे सिकंदरी रहते हैं जो सिकंदर लोदी द्वारा लाती है, इसने क्या किया? सिकंदरी गज, वो गजे सिकंदरी है, सिकंदर लोदी ने जो लाई थी।
ये क्या है? सिकंदरी गज। ठीक है, ये भूमि नापने की पैमाइश, जैसे हम टेप लेते हैं और टेप से मापते हैं कितने स्क्वायर फीट है। ठीक, वैसे ही उसने दंडी या लकड़ी की बात करें, वैसी पैमाइश की बात करता है। और वो कौन से करता है? कृषि करने योग्य भूमि। जैसे हम कृषि करते हैं तो हमारे पास खेत होगा, तो खेत कितना होगा? कृषि वाला ही होता है, पर्वत पठार वाला गिनते कि हम लोग कभी नहीं। जो कृषि योग्य भूमि होती है उसी का पट्टा बनता है हमारा। ठीक, और उसको ही मापते हैं। ठीक, तो उसने सन की दंडी, कौन सी याद रखना है? सन की दंडी और सिकंदरी गज का उपयोग किया। राजस्व अधिकारी टोडरमल की सहायता से, उस समय इसके कार्यकाल में राजस्व अधिकारी कौन कहलाता था? टोडरमल। ठीक, ये टोडरमल कौन है? ये राजस्व अधिकारी है जो अकबर के शासनकाल में जाता है ना, नवरत्न में शामिल होता है, कि सहायता से लगान वसूली के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। इसे टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, बंदोबस्त मतलब जो उस पर लगान बाकी है उसकी वसूली के लिए, ठीक, उन्होंने जब्ती प्रणाली, भैया हड़प लो, सीधा नहीं दे रहे कर, पैसे नहीं दे रहे हैं, ज़मीन हड़प लो। ऐसे ही होता है, आज भी हम वही करते हैं। कानून और न्याय व्यवस्था। अब कानून में क्या क्या इन्होंने बदलाव किए वो देखते हैं। कानून और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसने कठोर व्यवस्था का अनुसरण किया। किसी भी क्षेत्र में कोई वारदात होने पर इसने उस क्षेत्र के मुखिया को दंडित करने की व्यवस्था कर दी। इसने क्या कर दिया? भाई अपराध क्यों हो रहे हैं वो जाना, फिर जिस एरिया में अपराध हो रहे हैं और उस एरिया के जो मुखिया है उसका काम उसको सौंप दिया कि तुम्हारा काम है तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे क्षेत्र में किसी प्रकार का, ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी, है ना, अपराध नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो हम किसे दंडित करेंगे? दोषी को नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले तुमको उठाएंगे। ठीक, तो उसने क्या कर दिया? मुखिया को दंडित करने की व्यवस्था लागू कर दी, और है भी सही। ठीक, तो उससे क्या रहेगा? जो मुखिया रहेगा वो चौकन्ना रहेगा, वो अपना काम समझेगा कि मेरी काम क्या है, इस क्षेत्र की सुरक्षा करना है। ठीक, एक तो ये व्यवस्था लेके आता है। दूसरी व्यवस्था देखते हैं, न्याय व्यवस्था, है ना। एक तो कानून में सुधार कर दिया कि मुखिया को दंड देते हैं, तो दंड उस सीधा मुखिया को देंगे तो वो अपराध कम हो जाएगा। दूसरा न्याय में क्या है? इसकी न्याय प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्ष एवं कठोर थी, है ना, ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन कठोर भी थी। इसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने कानूनों को संहिताबद्ध किया। हम बात करते हैं संहिता सेक्शन, जो धारा पढ़ते हैं, तो इसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी। अब नया क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का पुत्र कौन था? तो इस्लाम शाह सूरी, ठीक है, जिसने क्या किया? कानूनों को संहिताबद्ध किया। ठीक, मतलब एक पूरा का पूरा हम बात करते कि कानून बनाया। अब टैक्स सुधार भी किया उसने। इसने व्यापारियों पर लगाए जा रहे अनेक कार्य या करों में एकरूपता प्रदान की। इसके समय में व्यापारियों से दो स्थानों पर दो तरह के कर वसूले जाते थे। अगर वो दो तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो दो तरीके से कर भी लगेंगे, और दो जगह से लगेंगे। मान लो कोई व्यापारी है ना, वो बुरहानपुर से कर रहा है, एक इंदौर से कर रहा है। ठीक, तो उससे कर कहाँ से वसूला जाएगा? वहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक, दोनों स्थान पे कर वसूलना शुरू किया। सिकरी गली, ये क्या होता है? तो इसके अंतर्गत पूर्व से आए व्यापारियों को 2 करों का भुगतान करना पड़ता था। प्रवेश कर, उसके पश्चात बिक्री कर। जैसे हम बात करते ना, आज हम देख रहे हैं, ये पहले बहुत समय से चल रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कोई अन्य देश से भारत में व्यापार करने के लिए आता है, ठीक, माल आया तो उस पर लगता है एक्साइज, लगती है इंपोर्ट, है ना। और अगर यहाँ से दे रहा है तो एक्सपोर्ट टैक्स। उसके बाद जहाँ पर सेल करेगा तो स्टेट को सेल टैक्स भी देना होगा। ठीक, तो जो व्यवस्था आज हम वर्तमान में देखते हैं वो कई वर्ष पहले इन लोगों ने ईजाद करी थी। इसने क्या कि भारत के बाहर से कोई व्यापारी आ रहा है, ठीक, तो उनसे क्या लो, पहले तो उसका कर ले लो वहाँ पर बॉर्डर पर। उसके बाद
है ना। उसके बाद क्या है, तो जब वो सेल करेगा उस चीज़ का बिक्री, ठीक है, उस पर टैक्स ले लो। अगला सिंधु नदी, इसके अंतर्गत पश्चिम से आए व्यापारियों को 2 करों का भुगतान करना पड़ता था, प्रवेश कर, इसके पश्चात बिक्री कर। मतलब एक तो सिकरी गली वाला था जो पूर्व से आएंगे, दूसरा पश्चिम वालों जो सिंधु नदी किनारे से आएंगे, उन दोनों को। दूसरा परिवहन सुधार किया था, तो जीटी रोड हम देखते हैं, परिवहन सुधार, तो इसने परिवहन क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। इसने लोगों के आवागमन के लिए कई सड़कों का निर्माण किया, और जिसमें हम देखते हैं जीटी रोड, है ना, जिसका पूरा नाम है ग्रांड ट्रक रोड, ठीक है, बंगाल से पेशावर तक, है ना। कोलकाता से हम आज की बात करें तो कोलकाता से पेशावर तक उस समय बनाया था, बंगाल से पेशावर, ठीक। और वर्तमान की बात करें, जीटी रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो बंगाल से पेशावर तक। वर्तमान की बात करें तो NH1 और NH2 मिलकर जीटी रोड बनता है। देखो मैं बताता हूँ, NH1 और NH2 को मिलकर जीटी, अब यहाँ से लेकर NH2, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली NH2, अमृतसर से दिल्ली NH1, ठीक, बंगाल से पेशावर यहाँ तक था, क्योंकि भारत की सीमा यहाँ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक। यहाँ पर है पेशावर, पाकिस्तान तक पेशावर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो रोड था वो जीटी रोड कहलाता था, ग्रांड ट्रक रोड। अब वर्तमान में NH1 और NH2 जो है उसका नाम क्या हो गया है, जीटी रोड, ठीक है। शेरशाह सूरी ने करवाया था, है ना। कैसे बनेगा, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक बना है, हाँ, इसने डाक तार प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत की थी, है ना। इसने डाक तार प्रणाली की शुरुआत भी इसने की थी, शेरशाह सूरी ने, है ना, ठीक है। जिसमें मुख्य सड़कें ग्रांड ट्रक रोड बंगाल के सोनार गांव से आगरा और दिल्ली होते हुए लाहौर तक, है ना, पेशावर जो हम बात करते हैं वो लाहौर तक जाता है। जीटी रोड कहाँ से कहाँ है, बंगाल का सोनार गांव से आगरा होते हुए दिल्ली होते हुए लाहौर पेशावर, है ना, पाकिस्तान तक जाता है। दूसरा, सड़क की मरम्मत करा उसने, आगरा जोधपुर चित्तौड़गढ़ सड़क का निर्माण करवा। दूसरा, तथा मुल्तान लोहार सड़क का निर्माण किया, मुल्तान और लोहार के मध्य भी उसने कई सारे सड़क निर्माण की, ठीक। तो शेरशाह सूरी का जो उस कार्यकाल था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। इसने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक 2 कोस लगभग 8 किलोमीटर पर, है ना, 1700 परायों का निर्माण करवाया। यति धन सरायों का दाथिरा लगभग 13 किलोमीटर, है ना, 13,000 किलोमीटर था। इसके अतिरिक्त इसने यात्रियों के, है ना, यात्रियों के लिए उनके धर्म के अनुसार रसोई की भी व्यवस्था करें। मतलब इन्होंने क्या किया, उसके रहने खाने की व्यवस्था भी की, और जहाँ उनका धर्म है उसके अनुसार उनकी रसोई की भी व्यवस्था करवाई, है ना। इन यात्रियों के माध्यम से इसने गुमवर तथा लाख व्यवस्था को प्रोत्साहित किया, ठीक। अगला है वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला में इसने क्या काम किया, तो इसने दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली का जो पुराना किला है उसका निर्माण किया, है ना। किले के अंदर किला मना नाम से मस्जिद का निर्माण किया। जो दिल्ली का पुराना किला है उसके नाम में अंदर जो मस्जिद है उसका नाम क्या है, किला मना नाम से मस्जिद का निर्माण किया है, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, किला मना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ठीक, या जो दिल्ली का पुराना किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, और उसमें कौन सी मस्जिद है उसका नाम बताइए, ठीक। इसके ज़्यादातर भवनों का निर्माण जल के मध्य होता था, मतलब बीचों बीच कराता था ये, ठीक। ये हो गया पूरा का पूरा शेरशाह सूर्यवंश, ठीक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करते रहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे हम। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकबर। ठीक है, अकबर। अकबर की बात करें तो हुमायूं का बेटा अकबर है ना। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। ठीक, हम देखते 1555 का जो सरहिंद का युद्ध होता है उसके बाद अकबर को 1556 में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक, तो अकबर कब गद्दी पर बैठा? 1556 में। ठीक, अकबर का जन्म कब होता है? 1542 में। ठीक है, जब उसका पिता निर्वासित होता है और बाहर ही रहता है उस समय अकबर का जन्म वहीं होता है। और अकबर दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था, मुगल शासक का जो अनपढ़ था, है ना, पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु उसका कार्यकाल को हिंदी साहित्य का, ठीक है, स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा प्रसाद के महल में। ठीक है, तो उसके पापा यहाँ जब जो हम देखते कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है वो कहाँ चले जाते हैं? तो राणा सांगा के यहाँ चले जाते हैं, राणा प्रसाद, है ना, राणा प्रसाद क्या चले जाते हैं, जो कि अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ठीक है, यहाँ चले जाते हैं और वहीं पर अकबर का जन्म 15 अगस्त 1542 में होता है। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदारों के रूप में कार्य किया था। जब वो छोटा था तो उसको गजनी और लाहौर का सूबेदार बना दिया गया था, किंतु काम कोई और करता था। ठीक है, अगला इसमें 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील या वजीर, है ना, नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि प्रदान की। ठीक है, मतलब उसका जो संरक्षक था, वकील हम बात करते हैं, वो किसे नियुक्त कर दिया? बैरम खां को। बैरम खां कौन था? तो सेनापति था हुमायूं का और आगे अकबर का। ठीक है, संरक्षक भी था और सेनापति भी वो बनता है। ठीक, आगे देखते हैं। और अब पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है 1556 में होता है। ठीक, अब किस मध्य होता है? तो अकबर वर्सेस अकबर तो होता है नाम, ठीक, लेकिन खेलता को मतलब युद्ध करता कौन है? तो बैरम खां। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध वास्तविक रूप से अकबर के वकील, मतलब अकबर बोलते हैं अपन, लेकिन अकबर के जो वकील या संरक्षक की बात करते हैं, बैरम खां वर्सेस महमूद आदिल शाह सूरी। महमूद आदिल शाह सूरी के वजीर सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, है ना, हेमू, जो कि स्वतंत्र एकमात्र, हम बात करते हैं हेमू के बारे में बात किया जाता है, तो हेमू जो था हिंदू शासक था जिसने मुगल साम्राज्य में एक बार दिल्ली पर शासन किया। ऐसा कौन सा शासक था जो हिंदू होते हुए उसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया? तो हेमू कौन था? तो मोहम्मद आदिल शाह सूरी के वजीर या सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो 1556 का पानीपत का जो युद्ध होता है वो बैरम खां वर्सेस हेमू के मध्य होता है। ठीक, और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। ठीक, ये प्रथम और अंतिम हिंदू था जिसने दिल्ली सल्तनत या मुगल काल जो टाइम पीरियड है के मध्य किसी हिंदू ने उस गद्दी पर शासन किया। ठीक है,
और इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ समय तक रहा और बाद में फिर इसको युद्ध करना पड़ा। ठीक, अब कुछ लोगों ने बैरम खां को वगायत या बगावत, है ना, बगावत करने के लिए प्रेरित किया। परिणामतः इसके और अकबर के मध्य तिलवाजा का युद्ध हुआ। बैरम खां, और अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसको क्या कर दिया, बैरम खां को उकसा दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो। ठीक, तो उसके मन में क्या आ गया, दूसरा भाव आ गया। अब दोनों के बीच में बन नहीं रहे तो क्या होगा, युद्ध होगा। तिलवारा या तिलवाजा का युद्ध कब हुआ, 1557 की बात करें, जिसमें अकबर की विजय हुई और अकबर ने बैरम खां को 2 विकल्प दिए थे, है ना। एक तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें या उसके दरबार में शामिल हो जाए। जब अकबर ने बैरम खां को हरा दिया तब 2 विकल्प भी, मारा नहीं, एक तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर हमारे दरबार में वापस से शामिल हो जाओ। ठीक, या फिर मक्का के तीर्थ यात्रा, वो क्या करता है, ऑफर दोनों ठुकरा देता है और मक्का के तीर्थ यात्रा पर चला जाता है और बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, जो अकबर के विरोधी थे उनके द्वारा बैरम खां की मृत्यु कर जाती है गुजरात के समीप। ठीक है, तीर्थ यात्रा जाता है मक्का। मक्का होने के लिए कहाँ से जाना पड़ रहा है, गुजरात से होते हुए, जो तट है समुद्र तट, ठीक, उनसे होते हुए जाना पड़ता है। ठीक है, और बीच रास्ते में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो आपको याद रखना है तिलवारा का युद्ध या तिलवाजा का युद्ध, बैरम खां वर्सेस अकबर। चलिए इसमें और देखते हैं 1556 का पानीपत का युद्ध, हेमू वर्सेस बैरम खां। है ना, तो मक्का जाते समय किसने किया था, मुबारक खां नामक एक अफगानी ने बैरम खां को हत्या कर दी। ठीक है, अगर पूछे कि बैरम खां की हत्या किसने की थी, तो एक अफगानी था जिसने मुबारक खां, इसका नाम क्या था, मुबारक खां, उसने अकबर की बैरम खां की हत्या कर दी। और बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने उसकी विधवा से विवाह किया। ठीक है ना, बैरम खां की मृत्यु हो गई तो उसका क्या हो गया, उसकी जो विधवा पत्नी थी उससे अकबर ने क्या कर दिया, विवाह किया। और उसके पूर्व पालदुर रहीम को पाल पोषण कर, उसका जो पुत्र था, है ना, जिसका नाम था पालदुर रहीम, जो आगे चलकर खाने खाना, है ना, पाल पोष कर खाने खाना की उपाधि तक पहुँचाएं। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, उसका पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खां का पुत्र था। है ना, बैरम खां कौन था, तो अकबर का वजीयत या वकील था या संरक्षक था। ठीक, बैरम खां की मृत्यु के बाद उसके पत्नी से विवाह कर लेता है और उसके पुत्र रहीम को वो पालता पोषता है और खाने खाना तक, जो उपाधि ये रहता है पद था, वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखें अकबर ने अनपढ़ होते हुए भी किस प्रकार शासन किया। ठीक है, एक कुशल शासक, है ना, कुशल राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाई, वो क्या था और किस प्रकार किया। अब देखिए, वो स्वयं तो पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु उसने क्या कर दिया, पढ़े लिखे लोगों को अपने यहाँ नियुक्त कर दिया। भाई एक तो खुद काम कर लो या तो पढ़े लिखों को अपने यहाँ करा लो, बात तो वही है। उसने भी वही किया, 9 रत्नों की स्थापना करता है ना। अब देखेंगे इसका विस्तार, रामराज्य विस्तार इसने किस प्रकार किया। तो इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है, कहाँ किया, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। आक्रमण के समय अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दिया। जब चित्तौड़गढ़ का विजय हासिल की, किसने की थी, तो जयमल और फत्ता। ठीक है, इसने उसको जीत कर दे दिया।
अकबर क्या कर दिया, अकबर सेंटर लाइन में आ गया, ऊपर वाली चेयर पर बैठ गया, बोले तुम खेलो मैं देखता हूँ, और कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें बताओ, वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में, है ना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, जहाँ उसने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक, अब क्वेश्चन आया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ठीक, या अकबर ने किस अभियान के तहत या किस अभियान के विजय के पश्चात बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, तो गुजरात विजय अभियान। और पहली बार जब ये गुजरात गए थे तभी इन्होंने समुद्र देखा था। ठीक है, तभी इन्होंने समुद्र देखा था, उसके पहले कभी इन्होंने नहीं देखा था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की है, यूपी में आती है फिलहाल अभी तो। ठीक है, मैं आप फतेहपुर सीकरी बनवाया, और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाने में होने वाली चर्चा को अद्वैतवाद के प्रचार में सहायता मिली। ठीक है, इबादत खाना क्या होता था, तो इबादत खाना क्या होता था, हर समय पर, ठीक है, वो बाद में रविवार हो जाता है। ठीक, तो ये क्या करते थे कि महीने में या सप्ताह में एक बार इबादत खाने में सभी धर्म गुरुओं को, सभी, है ना, हर धर्म के गुरुओं को बुलाते थे और धर्म पर चर्चा होती थी। अब चूंकि अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसे धर्म ग्रंथों के बारे में जानना है, वो क्या करता था, जिन्हें ज्ञान है धर्मों का उनको बुला लो, वो चर्चा करेंगे तो सुनेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अकबर ने, है ना, ज्ञान हासिल किया था सुन कर। ठीक, और इबादत खाने में क्या होता था, तो धर्मगुरुओं की सभा होती थी। ठीक है, अब अकबर क्या करता है, पढ़ा लिखा नहीं था किंतु वो एक धर्म की स्थापना करता है, जिसे दिन ए इलाही धर्म कहा जाता है। ठीक, 1582 में। ठीक, दिन ए इलाही धर्म, जिसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर का धन। मतलब वो कैसा था, समान रूप से सभी धर्मों का मिक्सचर था, जो भी जितने धर्म थे, जिनकी अच्छी भाषाएं थी या अच्छी चीज़ें थी, जो भी, उसको सम्मिलित करके दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की जाती है। अब 1576 में बात करेंगे हम। हल्दी घाटी का युद्ध आपने सुना होगा। 1576 में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासन कराया। ठीक है, 1576 में एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, राजा मान सिंह और राणा सांगा, हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ सॉरी, महाराणा प्रताप, हाँ, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर बोलते हैं, है ना। अकबर कहा जाता है, लेकिन अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, ठीक है, दोनों राजपूतों को लड़ा दिया। देख रहे अकबर कितना होशियार था। राणा मान सिंह जो कि एक राजपूत हैं, उसी राजपूत को हराने के लिए, हिंदू शासक को हराने के लिए हिंदू शासक भेज दिया। ठीक है, राजा मान सिंह ने, अब चूंकि राजा मान सिंह उसके सेनापति था, ठीक, उसने राणा सांगा से, महाराणा प्रताप से युद्ध किया और हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो जीत लिया, अकबर जीत गया था। ठीक है, ऐसे था अकबर। ठीक है, सबसे अच्छा कार्यकाल जो कहा जाता है वो अकबर का था, है ना। लंबा कार्यकाल भी था और सबसे अच्छा कार्यकाल भी, स्वर्णिम कहा जाता है इसके कार्यकाल को। ठीक है, अकबर के समय के विद्रोह 1564 में उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया था। यह अकबर के समय का पहला विद्रोह था, जब अकबर ने गद्दी संभाली 1556 में। ठीक है, 1560 में हम देखते हैं कि इसने पेटीकोट शासन, ठीक है, ये क्या होता था, तो अकबर जब बालिग नहीं था तो एक ऐसी व्यवस्था थी उसके समय में कि जितनी भी उसको युद्ध संबंधित या किसी भी न्याय संबंधित चर्चा करनी रहती थी, तो पेटीकोट शासन में वो कहता था कि उसकी जो दाइमा थी, ठीक, उसका नाम महामंगा, है ना, महामंगा, जो दाइमा थी उसकी महामंगा थी,
तो वो क्या करते थे, वो और कुछ महिलाएं और राज्य के प्रमुख, वो मिलकर चर्चा होती थी और उसमें अकबर बैठता था। अब जो वो महिलाएं डिसाइड करती थी वही चीज़ें या वही निर्णय होता था। तो अकबर ने 1560 तक आते आते उस पेटीकोट शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जोधाबाई से शादी होती है अकबर की, है ना, मानसिंह की बहन होती है वो, है ना। चलिए, पहला किसके युद्ध हुआ था, अफगान वाला। फिर देखेंगे 1886 में अफगान के बचुलियों से विद्रोह कर दिया था। इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। आगे पूछे कि बीरबल की मृत्यु, बीरबल कौन था, तो बीरबल 9 रत्नों में से एक था। ठीक, और उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1586 में। अफगान के बलूचियों के विद्रोह को दबाने के लिए वो गया था कि भाई उसको समझा, लेकिन वहाँ पर ही उसकी मृत्यु, हत्या कर दी जाती है, तो उसको निपटा देते हैं। 1599 में शाहजादा सलीम, है ना, अकबर का बेटा सलीम, है ना, जहांगीर जिसका नाम वास्तविक था, ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया था तथा इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। मतलब सलीम ने पापा से लड़ लिए, पप्पा से लड़ लिए, हाँ, अंग्रेजों से मिलकर। ठीक, और इसमें और भी देखते हैं हम, है ना, जो हिंदू कर थे अकबर के समय में, जब जोधाबाई से उसका विवाह होता है तो 1564 में, ठीक, कुछ हिंदू कर जब धार्मिक करते हैं, है ना, वो लगाए जाते थे, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो भी समाप्त कर दिए थे, है ना। मतलब हम बात करते हैं कि धार्मिक कर, उसको समाप्त कर दिया था। अब इसके शासन व्यवस्था देखेंगे, अकबर किस प्रकार से शासन व्यवस्था चला रहा था। ठीक है, अब इसको इसलिए पार्ट में डिवाइड किया गया है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब इसकी शासन व्यवस्था देखेंगे हम। है ना, कहाँ कहाँ शासन किया, तो अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों, मतलब 15 राज्यों में या प्रांतों में बांट दिया। सूबों को सरकार, सूबों को क्या कहते थे इसके कार्यकाल में, सरकार या जिला। सूबा अपन आज भी देखते हैं, प्रांत, है ना, जिला, परगाना, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर होगा कि सूबों को, दिल्ली मुगल सल्तनत में सूबों मतलब क्या होता था, ठीक, सरकार किसे कहते थे, तो जिला। परगना क्या होता है, तो तहसील। ठीक, तथा गांव में विभक्त कर दिया। इसने भी आज जो हम देखते हैं वही मॉडल पहले अकबर ने अपनाया, उसके बाद हमने अपनाया। ठीक है, गांव से मिलकर क्या बना दिया, तहसील। कई गांवों से मिलकर क्या बना दी, तहसील। वो कई तहसीलों से मिलकर जिला। तो जिलों पर शासन कौन करेगा, राजा। ठीक, तो इसने एक कर दिया। वो कार्यभार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा संचालित किया। अब देखा होगा आपने कि जिला पंचायत सरकार, जैसे जिले में कौन होता है, कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर चलाता है। तहसील में एसडीएम होता है, तहसीलदार होता है। गांव में मुखिया होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी, है ना, कुछ नाम रख दिए अपने अपने अधिकारियों। सिपा सालार, सिपा सालार, है ना। सिपा सालार किस व्यक्ति को कहा जाता था, या सिपा सालार कौन सा कर्तव्य करता था, यह कार्यकारी मुखिया था, जिसे बाद में निज़ाम या सूबेदार के नाम से जाना जाता, जो जिले का प्रमुख था, सूबेदार या निज़ाम। दीवान कौन था, ये राजस्व विभाग का मुखिया होता था। बचपन से ही देखते, दीवान मूवी में दिखते ही, दीवान जी पैसे दे दो इनको, है ना। फिर बख्शी, सैन्य विभाग का मुखिया। तो सेना वाला किसी को बख्शता था क्या, नहीं। तो बख्शी से क्या आ जाएगा, सेना के हाथ में पकड़े गए तो क्या होगा, वो बख्श नहीं देगा, तो क्या करेगा, बख्शी। ठीक, सिपा सालार से क्या होगा, सिपा सालार मतलब सूबेदार। सिपाही, सिपा से याद रखो सिपाही, सिपाही को क्या बोलते हैं हम, सूबेदार। पुलिस, मुखिया। फिर जिला शासन की बात करें, तो जिला शासन की बात करें तो जिला शासन में पहले होता है फौजदार। ठीक, प्रशासनिक मुखिया होता था। जैसे हम देखते हैं ना, फौजदार में आज जो है कलेक्टर,
या एसपी, है ना, उस समय फौजदार को क्या कर दिया, प्रशासनिक मुखिया बना दिया। अमल या अमल गुजार, तो राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, जो हम सेल टैक्स या इनकम टैक्स ऑफिसर देखते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक, वो माल गुजार। माल कहाँ, माल से क्या मिला, अमल गुजार या अमल माल, याद रखना है। माल से क्या मिलेगा, अमाल को क्या पढ़ना है, माल से क्या मिलता है, टैक्स को वसूल करने वाला, ठीक। कोतवाल, कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी। तो गांव में कोतवाल होता है, गांव के कोतवाल को क्या कहा जाता है कि भाई तुम देखना, है ना, व्यवस्था देखना, अगर कोई लड़ाई झगड़ा करे तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करना, कहते हैं। तो कोतवाल क्या करेगा, व्यवस्था बनाता है। और कोई पुलिस अधिकारी आता है, कोई बड़ा अधिकारी आता है, तो क्या करता है, उसके लिए सारी व्यवस्था बना के देता है, ठीक। फौजदार प्रशासनिक अधिकारी, अमल गुजार माल टैक्स, है ना, कोतवाल कानून व्यवस्था, ठीक है। अब तहसील, अब तो जिला देख लिया, तहसील प्रशासन पे कौन अधिकारी होता है, सिकदर, है ना, सिकदार, कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी। तहसीलदार बोलते ना अपन, अरे सिकदार हो रहा है कि नहीं, इसको तहसीलदार कर दो, है ना, क्या कर दिया उसको, तहसीलदार कर दिया। आमिल या कानूनगो, तो राजस्व कानूनगो वाला अधिकारी, है ना, कानूनगो मतलब हम बात कर सकते हैं राजस्व जो अधिकारी होता है, अधिकारी कानूनगो, एसडीएम, ठीक है। ग्राम प्रशासन की बात करें तो मुकद्दम, है ना, मुकद्दम जो होता है ना, वो क्या होता है, ग्राम प्रधान, मुकद्दम या मुकद्दम, वो क्या कहलाता था, ग्राम का प्रधान। पटवारी, जो आज भी है लेखपाल, उस समय पटवारी को अकाउंटेंट कहते थे, है ना, आज क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं। चौकीदार या चौकीदारा, क्या करने वाला, रखवाली करने वाला, ठीक है। आप देखिए, ये तो हो गया प्रशासनिक नीति, उसकी कैसी थी, अकबर की धार्मिक नीति। आप जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपका मेंस का भी क्लियर हो जाएगा, आप प्री का एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। मेंस में अगर बोले कि लिखना है इसको किसी प्रकार से, तो आप बेझिझक ऐसे पॉइंट्स की पॉइंट डाल के लिख सकते हो। प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, ठीक है, न्याय व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, उसके बाद धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, किस प्रकार से उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी, है ना, कौन कौन से कर सुधार थे, पूरा का पूरा हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे। अब अकबर की धार्मिक, अकबर कैसा था, सभी धर्मों को मानने वाला था और सभी की रिस्पेक्ट भी करता था। ऐसा नहीं था कि केवल अपना अपना धर्म करता था, मार मार मुसलमान वाली नीति नहीं चलाते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी, सार्वभौमिक सहिष्णुता, सभी के लिए समान रूप। इसे सुलह, ये कुल नीति, ठीक है, उसने कौन सी नीति अपनाई थी, सुलह कुल नीति, अर्थात सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांतों के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल, इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर क्या अपनाया, सुलह कुल। सुलह कुल मतलब सभी धर्म के साथ शांतिपूर्ण सुलह, है ना। और सुलह कुल नीति क्या थी, तो ये क्या होता था, जब वो धर्म के लिए आते थे, है ना, ये हम सिख धर्म में पढ़ते हैं, है ना, एक कटोरा होता है जिसमें पानी रखा जाता है और सभी उस पानी का, है ना, उसी को पीते हैं सब लोग। वो मैं सिख धर्मों में आता है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। अकबर ने दार्शनिक और धर्मशास्त्री विषयों पर, दार्शनिक धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण कराया था, ठीक है, जिसे प्रार्थना भवन कहते हैं, की स्थापना करी, जिसमें सभी धर्मों के विद्वान शामिल होते थे। पहले ही बताया था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1779 में मजहरनामा या एक घोषणा जाहिर की। जो घोषणा क्या कहते थे, मजहरनामा, मतलब ये था कि भाई जितने भी धार्मिक मामले हो गए उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। डिसीजन कौन लेंगे, वो जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। भाई धर्म संबंधित कोई भी मामला होगा तो कौन लेगा, केवल अकबर, ठीक।
इस पर 5 इस्लामी विवादों के हस्ताक्षर थे। इस पर 5 इस्लामी धर्मविदों, है ना, धर्मविद मतलब धर्म को मानने वाले के हस्ताक्षर थे। इसने जजिया और जकात कर, देखिए मैं जिस कर की बात कर रहा था, जजिया और जकात, है ना, एक था जजिया तथा जकात। जजिया था गैर हिंदुओं से है ना वसूल करने वाला कर। ये दोनों क्या थे, एक तीर्थ कर था, एक धार्मिक कर था, जजिया जकात, है ना। एक था जजिया, एक जकात, खरास और खम, है ना। एक गैर हिंदुओं से वसूल करने वाला धार्मिक कर था, तीर्थ कर, और एक हिंदुओं से, गैर हिंदू मतलब मुसलमानों से, और दूसरा हिंदुओं से वसूल करने वाला धार्मिक तीर्थ कर था। ठीक, ये 4 प्रकार के टैक्स उस पर चलते थे। अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद-ए-इलाही, है ना, बताया ना, 1582 में दीन-ए-इलाही नामक नई धर्म परंपरा का इजाद किया, जिसमें अल्लाहू का मंत्र दिया जाता था, अल्लाहू। ठीक, और दीन-ए-इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था, बिरबल। ठीक है, बिरबल का वास्तविक नाम सुदास, क्या नाम था, सुदास। ठीक है, ये प्रथम और अंतिम हिंदू था जिसमें दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर, है ना, इलाही संबंध को जारी किया। ठीक है, 1583 में इलाही संबंध की स्थापना की गई थी। ठीक, ये कैसा शासक था, एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, है ना। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है सभी धर्मों को मानने वाला। ठीक, चलिए मनसबदारी भी देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। तो मनसबदारी व्यवस्था का संबंध मूलतः सैन्य व्यवस्था से होता था, जिसमें कुछ विशेष श्रेणी के घुड़सवार कुशल सैनिक नियुक्त किए जाते थे जो राजा के प्रति घनिष्ठ निष्ठा रखते थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक पद मनसब, है ना, जात दे दिया जाता था, जिसके अधीन निश्चित मात्रा में सवार, घुड़सवार और कुशल सैनिक। ठीक, तो अकबर के समय में जिस व्यक्ति के पास मनसब ज़्यादा है उस व्यक्ति को क्या कहते थे, अमीर हैं, मनसबदार, है ना। जात और सवार, जात क्या था, प्रत्येक अधिकारी को एक पद जात दे दिया जाता है, जिसके अधीन निश्चित मात्रा में सवार मतलब कुछ घुड़सवार और सैनिक होते थे। एक तो घुड़सवार और कुशल सैनिक। तो कुशल सैनिक मतलब होता है जात या मनसब। ठीक, इनके अंतर्गत क्या होते थे, जिसके अधीन निश्चित मात्रा में घुड़सवार कुशल सैनिक होते थे। ठीक है, 2 पद थे, घुड़सवार और कुशल सैनिक। ठीक, मनसब, मनसब मतलब क्या, किसके पास जितने ज़्यादा घोड़े हैं, सेना है, ठीक, उसको मनसबदार, उतने मनसबदार या मनसब प्रदान किए जाते थे। ठीक, प्रत्येक घुड़सवार को 2 घोड़े रखने या रखते होते थे। मनसबदारों को अपने वेतन के बदले राजस्व वसूलने का अधिकार। अब उनकी सेना पाल रहे हैं, अब उसको पैसे कौन देगा, तो बोले ठीक है, हम तो पैसे नहीं देंगे, तुम लगान वसूल कर लो, है ना। तो वसूली में जितना आएगा वो अपने राजा को कुछ देता था, बाकी अपन रखते थे। अकबर के समय मनसबदारों की संख्या या श्रेणियाँ 33 हुआ करती थी, जो 10 से 10,000 सैनिकों को अपने पास रखते थे। 33 श्रेणियाँ थी मनसबों की, जो 10 से 10,000 सैनिक तक अपने पास रखते थे। मनसबदारों की नियुक्ति सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या नाम था, बख्शी, या पूरा नाम मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। इन्होंने क्या, अकबर क्या कर रहा था कि अकबर स्वयं सेना नहीं रख रहा था ज़्यादा, उसने मनसब नियुक्त कर दिए कि तुम रखो, तुम इनको पालो पोसो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तब तुमसे ले लूँगा। ठीक, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो हमारा व्यक्ति करेगा, पता नहीं तुम किस किस को भर्ती कर लो। ठीक है, अब भू राजस्व संबंधी सुधार, तो टोडरमल देखते हैं हम, है ना। अकबर के जो शासनकाल में था भू राजस्व सुधार किसने किया था, टोडरमल।
अकबर ने राजस्व प्रशासन की योजना तैयार करने के लिए टोडरमल को 1582 में शाही दीवान नियुक्त किया था, और ये बाद में उसका 9 रत्नों में एक है ना सम्मिलित होता है। राजस्व प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था टोडरमल द्वारा ही निर्मित की गई, जिसे बगदाद के काजी अबू याकूब की पुस्तक किताब उल खराज से ग्रहण किया गया था। उसने जो व्यवस्था ली थी वो किसकी थी? बगदाद का एक याकूब, एक काजी था याकूब, उसकी किताब थी किताब उल खराज से उसको ग्रहण करके उस व्यवस्था को लागू किया था। किसने? टोडरमल ने। हाँ, जस्ट मिनट, है ना। अकबर के सुधार, दहशाला 10 वर्षीय सुधार के नाम से जाना जाता था। मतलब इन्होंने क्या करते हैं, जो टैक्स पर ईयर लेते थे ना, इसने 10 साला बंदोबस्त प्रणाली की व्यवस्था कर दी। मतलब हर 10 वर्ष के बाद आपको टैक्स पे करना गया, पर ईयर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। जब्ती प्रणाली का विकसित रूप से, है ना, यह जब्ती प्रणाली का विकसित रूप है। मतलब पहले क्या होता था, 10 हर साल जब्ती होती थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, 10 साल तक आपको समय दे दिया जाएगा, 10 साल के बाद आपको जमा करना है, जिसमें पिछले 10 वर्षों के उत्पादन तथा उत्पादन के मूल्य के आकलन के आधार पर 1/3 राजस्व निर्धारित किया जाता था। कुल का 1/3 आपको देना होगा। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। सामान्यतः यह आकलन फसलों के रूप में होता था तथा वसूली नकदी के रूप में होती थी। आकलन फसल में होता था, फसल बिकेगी, रुपए कितना होगा तो उस आधार पर दिया जाता था। कानूनगो ये क्या था? यह एक राजस्व अधिकारी होता था जिसका कार्य राजस्व संबंधी आंकड़े एकत्रित करना था। दूसरा, करोड़ी, यह 1 करोड़ दाम, मतलब 2.5 लाख रुपए, अर्थात 1 रुपये बराबर 40 दाम के बराबर हुआ करता था, कि राजस्व की वसूल करने वाला अधिकार था। ठीक है, 2.5 लाख रुपए अर्थात 1 रुपये, यह 1 करोड़ दाम मतलब 2.5 लाख रुपए, मतलब 1 रुपये बराबर 40 दाम था। तो 40 दाम बराबर रुपए की बात करें तो इसमें इतना आता था, या अगर 1 करोड़ दाम है ना तो 40 दाम, तो अगर 1 करोड़ दाम की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख रुपए। अकबर की उत्पादकता के आधार पर कृषि योग्य भूमि के 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अकबर ने अपनी कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा था? 4। पोलज, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, एक होता था पोलज, है ना। दूसरा है प्रति, जिस पर 1 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। पोलज पर क्या था कि प्रतिवर्ष होती थी, और यहाँ पर 1 साल बाद प्रति, है ना। चाचर, जिसे 3-4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था, एक बार बो दिया, 3-4 साल छोड़ दिया, फिर 3-4 साल बाद फिर। और एक होती बंजर, इस भूमि को 5 या इससे अधिक वर्ष तक बोया नहीं जाता था, बंजर ही है ना। सुधार देख लेते हैं। ठीक है, इसको तो खत्म करना पड़ेगा ना। इसने बंदियों को दास बनाने की परंपरा, है ना, सुधार की बात करें तो बंदियों को जो दास परंपरा थी वो अकबर ने बंद कर दी थी, समाप्त की। विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, मतलब विधवा हो जाए तो वो अन्य व्यक्ति से शादी कर सकती है। ठीक है, बाल विवाह निषेध किया, बाल विवाह क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। इसने विवाह के लिए लड़के की आयु 16 वर्ष तथा लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की। देखो उस समय भी ऐसे काम थे, है ना। नहीं तो पहले तो क्या होता था, बाल विवाह हो जाते थे 10-12 साल, 8 साल में, है ना। तो 16 वर्ष लड़के की आयु थी और उस समय के हिसाब से, और 14 वर्ष निर्धारित। ठीक, नहीं तो तुम लोग सभी लोग तो अब तक तो शादी हो गई होती है ना, बच्चे हो गए होते हैं, है ना। ठीक, अब राजपूतों के संबंध, तो प्रथम शासक, ये प्रथम शासक था जिसने राजपूतों के साथ मधुर संबंध बनाया। उसने क्या किया? राजपूतों से विद्रोह ना करते हुए राजपूतों को अपने अधीन स्वीकार किया, है ना। हाँ, उससे मित्रता कर ली। भाई एक तो युद्ध लड़ लो, या तो फिर उनसे मित्रता कर लो, है ना, उनको अपने अधीन कर लो कि क्या चाहिए। बोले हम पूरा तो नहीं देंगे लेकिन इतना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका शासन उसने बढ़ा दिया, है ना। मेवाड़ राजपूतों को छोड़कर, अब फिर भी पूरे नहीं थे, तो मेवाड़ के राजपूतों को छोड़कर सभी राजपूतों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी।
ठीक है, और ये अंतिम है फिर अकबर के नवरत्न। ठीक, फिर उसके बाद खत्म है। चलिए नया टॉपिक है अकबर के नवरत्न। ठीक, अकबर के जो नवरत्न थे वो 9 अलग अलग विषयों के ज्ञाता थे, विद्वान थे। ठीक, जिसके द्वारा अकबर के द्वारा इनको तैयार किया गया और अपनी एक टीम बनाई स्पेशलाइजेशन की, है ना, जो एक्सपर्ट है अपने अपने सब्जेक्ट में, फील्ड में। ठीक है, उसको कहा गया नवरत्न। नवरत्न सामान्यतः 2 बार आते हैं, एक तो अकबर के कार्यकाल में, दूसरा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त तृतीय। ठीक है, गुप्त वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं अकबर के नवरत्न। सबसे पहले अबू फजल। ठीक, आपको पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, एक तो कि अकबर के नवरत्न में कौन सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 होगा, 1 नहीं होगा। या कौन कौन शामिल है, या अकबर के नवरत्न कौन कौन है। ठीक है, तो अबू फजल क्या था, ये फारसी विद्वान और सेना नायक था। ठीक है, अबू फजल। फैजी फारसी था, विद्वान और कवि था। फैजी क्या था, फैजी कवि, ऐसा याद रखो, फैजी 2 वर्ड, कवि 2 वर्ड। तानसेन दरबारी गायक और संगीतज्ञ था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ठीक है, संगीत सम्राट कहलाता था तानसेन। ठीक है, इनके संबंध में ये कहा जाता था कि जब ये गाते थे तो दिए जल उठते थे। दीपक राग गाता था ये। टोडरमल देखा, टोडरमल बुरा या सुधार। ठीक, अच्छा तानसेन हो गया ना, बीरबल छूट गया क्या, अच्छा बीरबल। बीरबल तो हाजिर जवाब, वो चतुर मंत्री, इसे कहते हैं सलाहकार। कौन था ये, सलाहकार था। बीरबल जो था अकबर का सलाहकार था, मंत्री था और काफ़ी चतुर था। ठीक, मानसिंह कौन था, सेनापति जिसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि उसका बैरम खां का पुत्र है। ठीक, वो क्या था, कवि और सेना नायक, हिंदी कवि था और सेना नायक था। हमीम हुमाम, ठीक है, हकीम हुकाम या हुमाम, ये शाही पाठशाला का प्रधान हुआ करता था। ठीक, और मुल्ला दो प्याजा, चतुर और वाकपट्टू दरबारी था उसका, मुल्ला दो प्याजा, या अपन उनको काजी भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए ये पूरा का पूरा ख़त्म होता है अकबर वाला। ठीक, कल हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, वो सेंड कर दूंगा मैं। चलिए थैंक यू, बंद करना। हाँ ना।